हमारे पार्लियामेंट के अंदर 43% पॉलिटिशियन ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है, और उसमें से 10% ऐसे हैं जिनके ऊपर मर्डर, रेप, फिरौती ये सारे चार्जेस लगे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमपीज ही है, इसमें एमएलए भी शामिल है। अगर मैं 2015 दिल्ली इलेक्शन की बात करूं तो उसमें से 70 में से 43 नेता ऐसे जीत कर आए थे जिनके ऊपर कई सारे चार्जेस लगे हुए थे, कई सारे आरोप लगे थे एक रिसर्च के अनुसार। अगर करंट की बात करूं तो 37 एमपीज के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। और ये ऐसा नहीं है कि बस आरोप लगा दिया गया, ये वो चार्ज है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फ्रेम हो चुका है। मतलब पुलिस गई है वहां पर, उसका एविडेंस कंफर्म हुए, आई विटनेस मिले। ये प्रॉब्लम तो बहुत छोटी सी है कि पार्टी स्कैमर्स को टिकट ना दे और लोग क्रिमिनल्स को वोट ना दे, लेकिन ये छोटी सी प्रॉब्लम के लिए 1998 से लड़ाई चल रही है एंड अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला। 1999 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जिसे हम एडीआर के नाम से जानते हैं, उसने राजनीति में सभी अपराधियों के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक पीएल फाइल की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने उसे स्वीकार भी कर लिया। जब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पीएल को स्वीकार किया तभी ये बात खत्म नहीं हो गई थी, लेकिन ट्विस्ट जब आया जब हमारे द्वारा जीते गए नेता सभी ने मिलकर उस पीएल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। जब सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी अपील खारिज हो गई तब देखा जो कभी हमने देखा ही नहीं था। ये सभी पार्टी एकजुट हो गए। जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो उरी हमला हुआ, बालाकोट हमला हुआ, या फिर कोई हमला करने की स्थिति बनती है, तब ये राजनीतिक पार्टी एकजुट नहीं होते। लेकिन इस चीज के लिए ये सभी पार्टी एकजुट हो गई। सब कुछ एक जगह अटक जाता है। भारत के कानून के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति पर अंतिम निर्णय ना आ जाता है तब तक वो निर्दोष है, और लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। अगर कोई आईएएस या फिर पीसीएस की तैयारी कर रहा है और उस पर आपराधिक आरोप है तो उसे ऑफर लेटर नहीं मिलेगा, यहां तक कि उसे क्लर्क की नौकरी पाने में भी दिक्कत होगी। ऐसे लाखों कैदी हैं जिन पर अभी तक निर्णय नहीं आया है, जो अंडर ट्रायल है, उन्हें जेल में रखा गया है। तो ये सभी चीजें लागू सिर्फ राजनेताओं के लिए है, बाकी के लिए नहीं। एक बड़े संसदीय क्षेत्र में पार्टी के लिए ऐसे उम्मीदवारों को ढूंढना बहुत मुश्किल है जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड ना हो। एडीआर रिसर्च के अनुसार एक आपराधिक उम्मीदवार के जीतने की संभावना एक साफ सुथरे उम्मीदवार से 3 टाइम्स ज्यादा है। समझ रहे हो, 3 टाइम्स ज्यादा है। आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार पैसे और बाहुबल का बेहतरीन मिश्रण बन जाता है। पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा करना, काला धन, प्रचार के लिए फाइनेंसेस जुटाना, ये हर काम में माहिर होते हैं जो ये ऐसे उम्मीदवार होते हैं। इसलिए किसी राजनीतिक दल की पहली पसंद बन जाते हैं। दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटीज फॉर द लीडर्स। पहले इनकी मांग थी नहीं इतना ज्यादा। पहले ये भीड़ जुटाने में, बूथ कैप्चरिंग करने तक ही सीमित थे। जैसे जैसे इनकी वर्सैलिटी बढ़ी, ये राजनीतिक दल की पहली पसंद बन गए। राजनीतिक दल की मजबूरी समझ में आती है, लेकिन जाति और व्यवस्था की विफलता के कारण लोगों को उन्हें वोट देने की मजबूरी भी झेलनी पड़ती है। आजकल एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी आपको किसी सोर्स की जरूरत होती है। साथ ही अगर आप अपनी जाति के नेता के पास जाते हैं तो आपका काम हो जाएगा। वो आपको थोड़ा बहुत देखेगा लेकिन आपका काम करेगा। ये कानून बहुत कमजोर हो चुका है, इसलिए लोग इन्हें वोट देने के लिए मजबूर हैं। और ये नेता लोग सुनिश्चित करते हैं कि ये व्यवस्था कभी भी मजबूत ना हो। अगर हम बारीकी से देखें तो हमें पता चलेगा कि हर राजनीतिक नेता एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये सिस्टम कचरा है, इस सिस्टम में बहुत सारे कमजोरियां हैं और मैं आपको इस सिस्टम से बचाने के लिए यहाँ पे हूँ। और गरीबों के हक के लिए लड़कर वो खुद अमीर बन जाता है। जीतने का ये एक सरल सूत्र है जो लोग आजकल अपनाते हैं। बोलेगा सब, करेगा कोई भी नहीं। तो सबसे पहले एक क्षेत्र तय करो, फिर उस क्षेत्र की जाति गणना ना करो, और जो जाति बहुसंख्यक है, मतलब जिनकी मेजोरिटी है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उस जाति से रॉबिन हुड बाहुबली टाइप का आदमी चुनो जो काम सिस्टम में नहीं कर सकता। वो काम तुम कर लोगे, तुम्हें वोट देना शुरू कर देंगे। अगर कोई ज्यादा सतर्क हो रहा है या लोग समझदार हो रहे हैं तो दंगा करवा दो। लोगों के लिए तुम्हें वोट देना बहुत मजबूरी बन जाएगी। सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज सीएमएस के अनुसार 2019 लोकसभा इलेक्शन में 50,000 करोड़ से ज्यादा पैसे लगे थे। पूरी दुनिया में भारत का चुनाव पर सबसे ज्यादा खर्च करता है, पूरी दुनिया में, अमेरिका से भी ज्यादा। तो आप क्या सोचते हो, अगर कोई इतना पैसा खर्च कर रहा है तो क्या उसने अपने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न नहीं मिलेगा? ठीक इसी तरह ये राजनीतिक दल एक दूसरे से झगड़ते हैं
इनमें कई वैचारिक मतभेद भी है, लेकिन जब पार्टी फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी की बात आती है तो ये सभी एक हो जाते हैं। ये लोग पार्टी फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी कभी नहीं आने देंगे। जब ये लोग सत्ता में आते हैं तो पूरा सिस्टम इनके हिसाब से चलता है, और जो पुलिस अधिकारी इनके हिसाब से नहीं चलते उनका ट्रांसफर हो जाता है। 144 पुलिस अधिकारी 1 लाख लोगों की सुरक्षा देख रहे हैं, लेकिन जब राजनीतिक दलों की बात आती है तो 47,000 पुलिस ऑफिसर, जो कि 14,842 राजनीतिक नेताओं को सुरक्षा दे रहा है। समझ रहे हो? सो अब नेता लोगों को सुरक्षा की क्या जरूरत है? क्या आपने कभी सोचा है ऐसा अपराधी देखा है जिसके पीछे आईएएस पीसीएस इधर उधर घूम रहे हो? ये सबसे खराब दृश्य है। हर साल एक रिपोर्ट आती है कि 75% ज्यादा लोग पुलिस अधिकारियों पर भरोसा नहीं करते, 75% लोग पुलिस वालों पर भरोसा नहीं करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां पुलिस अधिकारी को देखकर लोग सुरक्षित महसूस करने की बजाय डरने लगते हैं। 15 साल का लड़का को भी पता होता है कि आईपीएल में सट्टा कहां लगाना है, लेकिन हमारी पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है। और ये सारी व्यवस्था, ये कमजोर व्यवस्था हमारे राजनीतिक नेताओं को खूब सूट करती है, क्योंकि जिस दिन व्यवस्था मजबूत हो जाएगी उनके सारे काले धंधे और धंधे बंद हो जाएंगे। भारत की 65% आबादी 35 ईयर्स के एज उम्र की है, और हमारी लोकसभा की एवरेज एज है 54, और राज्यसभा की जो एज है वो 63 सर। अगर 1-2 मामले छोड़ दे तो हम लोगों के लिए राजनीतिक में आना कोई आम रास्ता नहीं है। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे टॉप 10 यंग लीडर, तो आपको एक भी नाम ऐसा नहीं मिलेगा जिसका परिवार किसी पॉलिटिकल संबंध से ना जुड़ा हो। आजादी के बाद 0.5% से भी कम राजनेताओं ने अपने बच्चों को सेना में भर्ती के लिए भेजा है। इसका मतलब ये है कि जितने भी बड़े पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने अपने बच्चों को कभी भी आर्मी या फिर बीएसएफ कहीं पे नहीं भेजा है। वो अपने बेटे को बाहर भेजते हैं और बाहर से पढ़ा के फिर आके लीडरशिप करवाते हैं नेताओं की। तो भाई सबसे पहले तो उन्हीं को स्टार्ट करना चाहिए ना कि आर्मी में भेजे, देश की सुरक्षा करे, क्योंकि बातें तो ऐसे ऐसे करते हैं ना। सो वो लोग अपने बच्चों को सेना में भर्ती होने के लिए नहीं भेजते। हम मैनिफेस्टो में कुछ भी मांग नहीं करते, हम मैनिफेस्टो में सिर्फ धार्मिक मामले देखते हैं और खुश हो जाते हैं। भारत ने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया, और उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिसे शैडो कैबिनेट कहते हैं, हमने उसे छोड़ दिया है। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और ये लोग हम ये नहीं बताते कि इससे होता क्या है या फिर इसमें होता क्या है। अगर मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री का एग्जांपल लूं तो जो भी रूलिंग पार्टी का फाइनेंस मिनिस्टर होगा उसके अपोजिट का एक और फाइनेंस मिनिस्टर नियुक्त किया जाएगा, और रूलिंग पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर की एक्टिविटीज विपक्ष के फाइनेंस मिनिस्टर के जरिए लोगों तक पहुंचेगी। और इसी तरह हर विभाग में ऐसा होता है, और ये लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा, हम जैसे लोगों के लिए, क्योंकि भारत में पूरा मिनिस्ट्री बहुत छोटी छोटी चीजों में उलझा रहता है और ये पता नहीं चल पाता कि कौन सा मंत्री दोषी है। ऐसी कई अवधारणाएं हैं जो हमें राजनीतिक दलों से मैनिफेस्टो में मांग करनी चाहिए, लेकिन हम मांगते नहीं है, क्योंकि हम लोग हमेशा मंदिर और मस्जिद को लेकर लड़ते रहते हैं। ये सारी चीजें एक बार में ठीक नहीं हो सकती, लेकिन हमारे हाथ में एक चीज है, कम से कम हमें किसी अपराधी को वोट नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि सभी अपराधी चुनाव में खड़े हो जाएं। हमें बस इतना करना है कि जो भी उम्मीदवार अपराधी हो हमें उसे वोट नहीं देना है, चाहे वो हमारी पसंदीदा पार्टी क्यों ना हो, हमारी जाति का क्यों ना हो। हमें 1-2 बार ऐसा करना होगा, फिर उन्हें टिकट मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि जब तक हम ऐसे बंदों को वोट करेंगे पार्टी इनको वोट देती रहेगी। टिकट हम मोबाइल खरीदने में जो रिसर्च करते हैं, अगर उसका 10% रिसर्च भी अपने उम्मीदवार के बारे में करें तो ये अपराधी संसद में नहीं दिखेंगे, वो वहीं दिखेंगे जहां उन्हें होना चाहिए। एट द लास्ट आई विल स्टॉप दिस कॉन्वर्सेशन विद दिस क्वेश्चन, दैट इज पॉलिटिक्स इज ए सोशल सर्विस, देन व्हाई देयर इज अ सैलरी, एंड इफ इट इज अ जॉब देन व्हाई देयर इज नॉट एनी एग्जाम एंड क्वालिफिकेशन। यानी राजनीतिक अगर समाज सेवा है फिर वेतन क्यों है, सैलरी क्यों है, और अगर ये नौकरी है तो कोई परीक्षा और योग्यता क्यों नहीं की जाती।